हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। और आप लोग को जैसे पता है कि हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। 21 नवंबर जैसे कि आ गई है, तो उसमें आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन इतना आप लोग भी जानते हो कि बीच में आ रही है दिवाली। तो दिवाली में आपके 2 से 3 दिन ख़राब होने ही वाले हैं, डेफिनेटली होने वाले हैं यार। अगर आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करो, क्योंकि पढ़ तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ ही लिया है। तो अब जितने एमसीक्यूज मिले वो सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आप लोग को पता चलेगा आप लोग कहाँ स्टैंड करते हो। यहाँ पे मेरे चैनल पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा रही हूँ, प्लस मैंने टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप लोग उनको देखो। वीडियो देखने से हम लोगों को समझ में आता है, और वीडियो 1 से 2 बार देखने में क्या होता है कि जो चीज़ छूट जाती है वो चीज़ भी और अच्छे से आ जाती है। गाइस, मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उसको भी ऐड कर लो। उसमें ऐड हो जाओगे तो आप लोग को डेली MCQs मिलेंगे, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है। तो आप लोग उसमें प्लीज़ ऐड हो जाओ, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा MCQs मिले और आप लोग CS CET में सबसे मतलब कहते हैं ना कि ऑल ओवर इंडिया रैंक लाना, वो लाओ। ठीक है। तो खैर, आज हम लोग क्या लाए हैं, डिमांड एंड सप्लाई के टॉप 50 MCQs लाया। मैंने यहाँ पे पहले मैंने 1 से लेके 30 तक MCQs ऑलरेडी करा दिए पार्ट नंबर 1 में। तो आप पहले वो देखो, फिर ये देखना। ठीक है। तो अभी मैं पार्ट नंबर 2 में 31 से लेके 80 तक के MCQs करवाने वाली हूँ। तो खैर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि इफ़ ए हाउस होल्ड डिमांड है और बी मार्केट डिमांड है, तो क्या करेक्ट होगा। ए इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन ए इज़ इक्वल्स टू बी, या नन ऑफ दी अबव। अब गाइस, आप लोग भी जानते हो कि हाउस होल्ड डिमांड जो होती है वो इंडिविजुअल होती है, जबकि मार्केट डिमांड जो होती है वो पूरी मार्केट की होती है। तो यहाँ पे हमेशा मार्केट डिमांड ज़्यादा होती है, तो बी इज़ ग्रेटर दैन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ हाउस होल्ड डिमांड एंड मार्केट डिमांड आर इक्वल इन अ सिचुएशन, मतलब हाउस होल्ड और मार्केट की डिमांड बराबर है, तो देर इज़ ओनली वन प्रोड्यूसर, देर इज़ ओनली वन कंज्यूमर, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा, एक ही प्रोड्यूसर होगा और एक ही कंज्यूमर होगा। तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मार्केट की डिमांड है और इंडिविजुअल की डिमांड है वो एक ही हो रही है, क्योंकि मार्केट भी वही मांग रहा है और इंडिविजुअल भी वही मांग रहा है। तो बनाने वाला भी एक ही है और खाने वाला भी एक ही है। इफ़ द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल फर्म एट वेरियस प्राइस, मतलब टोटल डिमांड को आप क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड, या फर्म डिमांड। अब इंडिविजुअल की बात कर रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल फर्म। तो यहाँ पे फर्म डिमांड होगा, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म की डिमांड कर रहा है। अगर यहाँ पे खाली इंडिविजुअल वर्ड होता तो मैं यहाँ पे हाउस होल्ड डिमांड लेती। गाइस, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन कंटिन्यू में करवाती जा रही हूँ, लेकिन मेरी ये एडवाइस है, आप लोग बीच बीच में वीडियो को पॉज करो, ताकि आप लोग देखो कि आप लोग को आंसर आते हैं या नहीं आते। और उसके बाद अगर आप लोग के करेक्ट आंसर आ रहे तो आगे चलो, नहीं आ रहे तो उसका रीज़न जानने की कोशिश करो। ठीक है। नेक्स्ट, इफ मार्केट डिमांड एंड फर्म डिमांड आर इक्वल, देन इट मीन्स, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आएगा। नेक्स्ट, इफ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड बराबर है और फर्म की भी डिमांड बराबर है, तो देर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, देर इज ओनली वन कंज्यूमर, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। देखो, इंडिविजुअल डिमांड बराबर मार्केट डिमांड बराबर फर्म की डिमांड, तो यहाँ पे भी आंसर बोथ ए एंड बी आएगा। अ रिलेटिव प्राइस इज, रिलेटिव प्राइस को क्या बोलोगे, प्राइस जो एक्सप्रेस्ड होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पे फॉर बेबी सिटिंग योर कज़न। ये तो एक तरीके से देखा जाए तो पर्सनल मैटर हो गया। पॉइंट नंबर बी, तो द रेशियो ऑफ मनी, वन मनी प्राइस टू अनदर, या इक्वल टू द मनी वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हो, दैट इज रिलेटिव प्राइस, प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, which of the following influence most of the price level in the very short run period। तो शॉर्ट रन पीरियड में प्राइस को सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करता है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, या फिर प्रोडक्शन।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट रन में जो अफेक्ट करने वाली चीज़ है वो है हमारी डिमांड। सप्लाई भी बोल सकते हैं, लेकिन सप्लाई क्या होता है कि सिर्फ प्राइस से नहीं होता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वो लोग देखते हैं रियलिटी में, क्योंकि कॉस्ट भी वो लोग देखते हैं। ऐसे तो डिमांड में भी होते हैं, लाइक डिमांड में हमारी प्रेफरेंस होती है, लेकिन डिमांड में सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, प्राइस से सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होता है वो होता है डिमांड। सप्लाई तो फिर भी एक तरीके से कई बार ऐसे, जैसे अनियन है, अनियन अभी महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है अभी, लाइक 50 to 60 रुपीज़ पर केजी चल रहा है, उसके बाद भी उसकी सप्लाई नहीं है, क्योंकि आगे से जो है वो रॉ नहीं आ रहा या फिर प्रोडक्ट आ नहीं रहा, इस वजह से भी सप्लाई रोक सकते हैं। लेकिन डिमांड तो सबसे ज़्यादा ही प्राइस से अफेक्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि इस चीज़ों से हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। एक और बात है गाइस, यहाँ पे सॉरी, ऐसा भी होता है कई बार कि आप लोग नोट पढ़ना भूल ही जाते हो, और जब आप लोग नोट पढ़ना भूल जाते हो ना, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, जब भी आप क्वेश्चन करो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, नॉट लिखा है यहाँ पे, तो कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम, या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे के सारे ही डिटर्मिनेंट्स हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सारे ही सारे डिटर्मिनेंट्स है डिमांड के, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, क्वांटिटी सप्लाई, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है, इनकम भी करती है, ज़्यादा हमारे पास इनकम होगी हम खर्च भी ज़्यादा करेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, लाइक टी कॉफ़ी, टी महंगी हो जाती है तो हम लोग कॉफ़ी पीना चालू करते हैं, कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो टी पीना। लेकिन सप्लाई कैसे डिमांड को अफेक्ट करेगी, तो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एक अकेले इंडिविजुअल डिमांड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो एक तरीके से देखा जाए तो सप्लाई से होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सोशली डिज़ायरेबल, या ये भी एक तरीके का बड़ा लेवल हो गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, या इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक पूरे लेवल पे खेला जाता है, एक बड़े लेवल पे, मतलब एक मार्केट डिमांड पे खेला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। Next, when the consumer prefer a commodity due to prestige attached to it, it is known as, मतलब हम लोग वो चीज़ लेना चाह रहे हैं जिसके साथ एक नाम जुड़ा है, प्रेस्टीज है, गुडविल है उसकी, उसको क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन का इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि किसी को देख के हम लोग, एक होता है ना कि अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो चीज़ लेने की करते हैं। लाइक मेरी फ्रेंड अगर जीन्स लाई है एक, और जीन्स छोड़ो यार, जीन्स का बड़ा पुराना माहौल हो गया है, लाइक वो जॉगर लाई है एक, तो जॉगर मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने भी वो लिया, और मुझे देख के दो लोगों ने लिया, दैट इज डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। उसका नाम हो गया, उसकी प्रेस्टीज हो गई। लाइक एप्पल आईफोन, ठीक है, सब लोग देख के ही तो लेके आते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, ठीक है। When a consumer want a product by seeing another person, देखो वही चीज़ आ गई, दूसरों को देख के use that product, इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूएंस इफेक्ट, कंपैरिजन इफेक्ट, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, या मार्शलियन इफेक्ट। तो ये भी डेमोस्ट्रेशन होगा कि दूसरे को देख के हम लोग वो चीज़ लाए हैं। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इज जनरली फाउंड इन रेस्पेक्ट ऑफ, क्या चीज़ ऐसी होती है जिसको देख के हम लोग प्रेरित होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं? तो नेसेसरी गुड्स है, लग्जरी या क्वाजी लग्जरी है, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। कभी भी हम लोग नेसेसिटी को देख के दूसरों से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमें पता है वही नेसेसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा कम या बराबर में ही हम यूज़ कर रहे हैं जो वो यूज़ कर रहा है। तो हमेशा लग्जरी चीज़ों को ही देख के दूसरे हम लोग अफेक्ट होते हैं या अट्रैक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गुड्स कवर बाय डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब। अब देखो वही चीज़ है लेकिन उससे क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा है, इसलिए मैं आपको सब तरीका कराना चाहती हूँ। तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कॉन्स्पीशियस नेसेसिटी, या एब्सोल्यूट लग्जरी, या ऑल ऑफ दिया। तो आप लोगों को पता ही है आंसर, एब्सोल्यूट लग्जरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट विल हाई, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा चलेगा? वाटर में, राइस में, सेलफोन में या प्लांट एंड मशीनरी में? तो वाटर एक नेसेसिटी हो गया, राइस एक नेसेसिटी हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सेलफोन। और प्लांट एंड मशीनरी तो प्रोड्यूसर के लेवल पे देखा जाता है, सप्लाई के लेवल पे देखा जाता है। नेक्स्ट, डैश आर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में जो कंज्यूम करते हैं, लाइक पेन और इंक, ठीक है, कार और पेट्रोल जो साथ में कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं या सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं? तो इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखो, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसकी क्वालिटी बेकार होती है, लाइक बाजरा। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं नॉर्मल, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी, जो कभी भी साथ तो कंज्यूम हो ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो हो जाते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम। अब देखो, कभी हमारा ऑप्शन क्वेश्चन बन के आ जाता है, क्वेश्चन ऑप्शंस बन के आ जाते हैं, और वहाँ पे हम लोग पहचान नहीं पाते, तो हमें यही तो पहचानना है यार। only when the goods are distributed as free complement to each other, together or simultaneously in place of one another। in place of one another कौन सा होगा? इन प्लेस ऑफ वन अनदर होगा हमारा सब्सिट्यूट, ठीक है। ओनली हाई प्राइस वो गुड्स होते हैं जो कि प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं, तो हमारा आंसर है टुगेदर और साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर टू व्हीलर्स इज लाइकली टू डिक्रीज। डिमांड है टू व्हीलर की कम हो गई है विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल। और सही बात है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो प्राइस ऑफ पेट्रोल की वजह से लोग टू व्हीलर्स कम ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज टू व्हीलर्स एंड पेट्रोल आर, टू व्हीलर्स और पेट्रोल क्या है, वो साथ में कंज्यूम होते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? इन्फीरियर बोलोगे, नॉर्मल गुड्स बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलोगे या सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलोगे? तो उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर पेन। पेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा नहीं है? नहीं है, नॉट पे ध्यान देना। रिफिल होता है, रिफिल यूज़ करते हैं पेन के साथ, पेपर वो भी यूज़ होती है, नोटबुक या वीट। तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक ही चीज़ सबसे अलग है, दैट इज़ वीट। नेक्स्ट, इफ़ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टेनिस शूज़। क्योंकि ब्लू जीन्स की डिमांड बढ़ रही है, प्राइस है ना बढ़ गई है, तो टेनिस शूज़ की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो ब्लू जीन्स और टेनिस क्या है? एक्चुअली में थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। इफ़ अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्लू जीन्स, डिक्रीज होना चाहिए कि ब्लू जीन्स सस्ती हो रही है, इस वजह से लोग टेनिस शूज़ ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, इन्फीरियर, नॉर्मल या सब्सिट्यूट? तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री साथ में यूज़ होता है, क्योंकि जीन्स सस्ती हो रही है तो इसीलिए लोग उसके साथ पहनने के लिए शूज़ ज़्यादा ले रहे हैं। डिमांड का जो स्केड्यूल है वो क्या शो करता है, किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये तो सप्लाई का मैटर हो गया, हटाओ इसको। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इनकम एंड क्वांटिटी सप्लाई या इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड? तो आंसर है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बाकी तो ऑल अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, और इसके लिए आपने एक वर्ड भी सुना था, दैट इज सेट्रस पैरिबस। याद हो, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रही हूँ तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल डिमांड स्केड्यूल, अगर डिमांड स्केड्यूल को मैं ड्रॉ करती हूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से चेंज होती है? वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस, वेरीज प्रोपोर्शनेटली विथ प्राइस, वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे वेरीज इनवर्सली विथ प्राइस है। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है, और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। Next, dash indicate the change in consumer purchasing habit depending on the price variation of particular product। कंज्यूमर की चेंजिंग हैबिट, परचेजिंग हैबिट चेंज कर रहा है क्योंकि प्राइस में चेंज आ रहा है। इसको क्या बोलोगे? टोटल यूटिलिटी कर्व, डिमांड स्केड्यूल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या परचेजिंग पावर पैरिटी? तो इसको बोला जाता है डिमांड स्केड्यूल। नेक्स्ट,
A shows demand curve shows quantity demanded of the product at various level of income of the consumer, quantity supply of a product at various level of price of the product, amount of money spent by a consumer on the product at various level of income, quantity supply of product at various level of income. ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे किस पे रिलेशन होगा, तो यहाँ पे होगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट एट वेरियस लेवल ऑफ द इनकम. ठीक है ना. तो एट वेरियस लेवल ऑफ द एट वेरियस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है. नेक्स्ट, अ डिमांड कर्व डील्स विथ, डिमांड कर्व किससे डील करता है, वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, टू प्रोडक्ट एट अ टाइम, मैनी प्रोडक्ट एट अ टाइम या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे कहीं भी नहीं मेंशन किया कि वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है या मार्केट डिमांड कर्व है. तो अगर स्पेसिफिकली मेंशन आता तो मैं यहाँ पे लिखती वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, और अगर मार्केट होता तो मैं लिखती ही टू प्रोडक्ट एट अ टाइम. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है. इंडिविजुअल होता मैं लिखती वन प्रोडक्ट एट अ टाइम, और अगर मार्केट होता तो मैं लिखती मैनी प्रोडक्ट एट अ टाइम. लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि डिमांड का वो एक मर्जर है, तो इसलिए मैनी प्रोडक्ट एट अ टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, while drawing the demand curve the changes take place in which of the following factor. किस में चेंज आ सकता है, सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑफरिंग द प्रोडक्ट. तो डिमांड कर्व में किस में चेंज आता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है. नेक्स्ट, जनरली डिमांड कर्व स्लोप, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है या नन ऑफ दी अबव. तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है. ठीक है गाइज, एक्चुअली में यहाँ पे मुझे ना दो आंसर करेक्ट लग रहे हैं. डाउनवर्ड भी तो जाता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो आप लोग भी नेगेटिवली स्लोप जाता लिखना. नेक्स्ट, डिमांड कर्व इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपवर्ड टूवर्ड लेफ्ट, vertical and parallel to y-axis, downward toward right, horizontal and parallel to x-axis. तो वहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड टूवर्ड राइट, तो मतलब नीचे की तरफ जाता है राइट की तरफ. गाइस एक चीज़ और, आप लोग इसका भी आंसर करेक्ट कर लो. जनरली जो डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा ये वाला. ठीक है, तो डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट होगा. ठीक है, हमारा ये वाला गड़बड़ हो गई है ना. ठीक है, तो डाउनवर्ड हो, क्योंकि नेगेटिवली स्लोप तो उसका एक तरीके से रिलेशन होता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड में ये चेंज आएगा, बाकी वैसे कुछ नहीं होता. नेक्स्ट, डिमांड कर्व इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये तो हो ही गया था. नेक्स्ट, डिमांड कर्व इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिवली स्लोप, नेगेटिवली स्लोप, जीरो स्लोप या इन्फिनिटी. तो यहाँ पे आप लोग नेगेटिवली स्लोप करोगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट, डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, विल बी कर्व बन के आता है, आइदर ए एंड बी या नाइदर ए. तो यहाँ पे डिमांड हमेशा कर्व के फॉर्म में आता है. Next, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing individual demand का मतलब इनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे सेम रहते हैं, मतलब सेट्रस पेरिबस की बात कर रहा है ये. ऑल अदर थिंग विल रिमेन द सेम, इनमें से एक को छोड़ के. अब वो एक क्या है, प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, हिज मनी इनकम, प्राइस या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो यहाँ पे प्राइस, क्योंकि प्राइस की वजह से हमारे डिमांड में चेंज आता है. ठीक है, बाकी सब तो वैसे भी सेम रहता है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के तरीके आने चाहिए. ऑल बट वन मतलब सारे एक को छोड़ के, और वो एक कौन सा है नीचे क्वेश्चन में बोला है. नेक्स्ट, if regardless of change in its price the quantity demanded of the product unchanged then demand curve और the product will be, मतलब ये बोल रहा है कि प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए डिमांड में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा क्वांटिटी डिमांड में. वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिमांड कब होगा, वर्टिकल होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. तो इसको आप बोलोगे वर्टिकल डिमांड का.
इसका मैं एग्जांपल आप लोग को दे सकती हूँ कि आप लोगों के घर में अगर आपके घर वाले कोई मेडिसिन ले रहा है कंटिन्यू, लाइक बीपी की गोली कोई ले रहा है, तो बीपी की जो मेडिसिन आती है वो चाहे 10 रुपए की आ रही है तो 10 से अगर 12 की होती है, महंगी होती है, तो भी हम एक ही गोली लेते हैं। और अगर 10 से 8 की हो जाती है, मतलब प्राइस कम हो जाता है, तो भी हम ऐसा तो नहीं बोलते ना अपने पेरेंट्स को कि आज गोली सस्ती हो गई तो आज एक की जगह दो ले लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब वो एक ही लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे प्राइस में बढ़े चाहे प्राइस कम होए, हम क्वांटिटी उतनी ही करेंगे। और ये नेसेसिटी के केस में होता है, तो ये वर्टिकल होगा। इफ़ एनी क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस, प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो इस डिमांड कर्व को क्या बोला जाएगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिवली स्लोप या नेगेटिवली स्लोप? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। एग्जाम्पल, आइसक्रीम। आइसक्रीम की प्राइस चेंज होती रहती है, तो आइसक्रीम की प्राइस चेंज होती रहती, आई सॉरी, एक सेकेंड, आइसक्रीम की प्राइस चेंज नहीं होती है, सॉरी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आइसक्रीम की प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। मान लो आज चोकोबार है 10 रुपए की आती है और कल भी 10 रुपए की आती थी, लेकिन हम लोग समर के सीज़न में उसको ज़्यादा खाते हैं जबकि विंटर के सीज़न में कम खाते हैं। तो ये यही तो बोल रहा है कि क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस सेम है। तो प्राइस सेम है तो ऐसे में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बना के भी दिखा सकती हूँ एक बार। वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारी हो गई क्वांटिटी, ये हमारी हो गई क्वांटिटी, ये हो गई हमारी प्राइस। ठीक है, अब हमारी प्राइस सेम है, प्राइस सेम है तो डिमांड में, अब समर है तो मैं ये इतनी आइसक्रीम खा रही हूँ, इतनी आइसक्रीम खा रही हूँ, लेकिन विंटर्स है तो विंटर्स में मैं कम आइसक्रीम खा रही हूँ। तो ये वाली जो शेप होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मैं एक बार आप लोगों को वो वर्टिकल वाली भी बता देती हूँ। हाँ, तो देखो, इफ़ रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, तो इसमें क्या है, ये हो गई हमारी क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इतना परचेज कर रहे हैं, चाहे हमारी प्राइस ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इस शेप को बोला जाता है वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हम लोग की नेसेसिटीज़ आ जाती है कि प्राइस कुछ भी हो लेकिन हम लोगों ने डिमांड क्वांटिटी उतनी ही ले रखी है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व का दूसरा नाम क्या है? एक मिनट देख लेती हूँ पीछे कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूटा, नहीं। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द डिमांड कर्व? तो प्रॉफिट कर्व बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है, एवरेज कॉस्ट कर्व बोला जाता है, इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। तो इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है, क्योंकि जैसे लोग डिमांड करते हैं तो वैसे ही प्रोड्यूसर के पास इनकम आती है, रेवेन्यू आता है, तो उस चीज़ को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व? अब उल्टा बन के आ गया, तो प्रॉफिट कर्व, डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व या इंडिफरेंस कर्व? तो यहाँ पे डिमांड कर्व आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई इज़ द डिमांड कर्व अदरवाइज नोन एज एवरेज रेवेन्यू कर्व? अब यही पूछ रहा है कि डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व क्यों बोला जाता है? प्राइस पेड फॉर ईच यूनिट by the consumer is the average revenue per unit for the seller. Price paid for each unit by the consumer is the total revenue, total तो हो ही नहीं सकता। प्राइस पेड बाय कंज्यूमर इज इक्वल्स टू द सेलर विलिंगनेस, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू का मतलब था पर यूनिट पे सेलर को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो प्राइस हम पे करेंगे और प्राइस भी तो पर यूनिट ही होता है। लाइक मैं एक चॉकलेट लेके आई तो एक चॉकलेट 10 रुपये का, तो उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपये। अगर मैंने उनको दिया तो उनको रेवेन्यू भी कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। तो यही तो बोल रहा है, प्राइस पेड पर यूनिट बाय द कंज्यूमर इज द एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट बाय द फॉर द सेलर। नेक्स्ट, द टोटल एरिया अंडर द डिमांड कर्व प्रोडक्ट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर। तो इसको बोला जाता है टोटल यूटिलिटी। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। ये है हमारी प्राइस, ये हमारा क्वांटिटी। ठीक है, अब प्राइस अगर इतना है तो हम लोगों ने इतना डिमांड किया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा यूँ बनेगा, एक सेकेंड चेंज कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, अब हमारा डिमांड कर्व इस तरीके से स्लोप्ड होता है। ठीक है, अब अगर प्राइस ये है तो क्वांटिटी इतनी डिमांड हो रही है। ठीक है, फिर प्राइस इतना हुआ तो इतनी डिमांड हुई, फिर प्राइस और कम हुआ और ज़्यादा डिमांड हो गई। इसका मतलब ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है अंदर, ये क्या हो रहा है, हमारी अंदर की डिमांड है। और अंदर डिमांड हमारी इतने पे इतनी, इतने पे इतनी, इतने पे इतनी चल रही थी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये टोटल यूटिलिटी है। यूटिलिटी मतलब हमारी वांट है। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, ठीक है, द डिमांड कर्व विल बी, अगर मार्जिनल यूटिलिटी मतलब पर यूनिट पे मेरे को जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो सेम है, तो मेरा डिमांड कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, स्ट्रेट लाइन या नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या है, बराबर है। तो हर यूनिट पे जब बराबर होगी तो जो डिमांड कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। नेक्स्ट, इन द डिमांड कर्व द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मैं बार बार बना रही हूँ, कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला होता है। ठीक है, इस पे क्या शो किया जाता है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द इनकम, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर या एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो शो किया जाएगा वो है क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट, इन द डिमांड कर्व द वर्टिकल एक्सिस, अब वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है हमारा, वो भी देख लेते हैं। ये होता है हमारा वर्टिकल एक्सिस और यहाँ पे शो किया जाता है प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर या एनी ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, प्राइस। विच ऑफ दीज इज नॉट डिपिक्टेड इन द टिपिकल डिमांड कर्व, क्या नहीं होता, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर या एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस होते हैं, इनकम नहीं होता, नॉट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द लॉ ऑफ डिमांड कैसा है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा कार्डिनल है। कार्डिनल का मतलब होता है जिसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सके। ऑर्डिनल का मतलब होता है जिसको रैंक दे सके। जैसे कि मैंने 3 आइसक्रीम खाई, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी, तो मैंने बोला मुझे सबसे ज़्यादा चॉकलेट अच्छी लगी, उसके बाद स्ट्रॉबेरी अच्छी लगी, देन वनीला अच्छी लगी। इसका मतलब मैं रैंक दे रही हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा चॉकलेट अच्छी लगी, लेकिन कितनी अच्छी लगी ये नहीं पता। ठीक है, तो वो ऑर्डिनल नहीं होता, क्योंकि हम जब डिमांड शो करते हैं ना तो उसमें नंबर्स होते हैं, दैट इज कार्डिनल स्टेटमेंट। विच ऑफ दीज फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज अ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, सेट्रस पैरिबस, इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज क्वांटिटी डिमांडेड विल बी फॉल। सही तो है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, यही तो रिलेशन होता है कि अगर हमारा, एक सेकेंड, अगर हमारा प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हुई, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहता है। हायर द इनकम ग्रेटर द एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन हैव नो रिलेशन विद द बेनिफिट विद द पर्सन ड्राइव फ्रॉम द स्टेट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ए, सेट्रस पैरिबस, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइज क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग विल रिमेन कॉन्स्टेंट स्टैब्लिश द रिलेशनशिप, किसके ऊपर रिलेशनशिप होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्वांटिटी ऑफ अ गुड, price of the good, quantity of the good, third price of the good, demand for the substitute, d quantity demanded of the good and relative price of its complement। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप, प्राइस कॉस्ट रिलेशनशिप, प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप या प्राइस इनकम रिलेशनशिप, दैट इज प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है या क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बिकॉज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में ये बोलते हैं कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है, लेकिन कितनी ये नहीं बताता। मतलब वो इतना नहीं बताता कि एक डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है तो कितनी, वो नहीं बताता। ठीक है, तो इसलिए इसको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। गाइस उसमें भी आप लोग सही कर देना, ऑर्डिनल होगा, क्योंकि ये कभी नहीं बताता कि है ना कितनी, तो कितनी नहीं बताता, तो इसमें भी हम लोग एक बार सही कर ही लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा ये वाला है,
ऑर्डिनल, ठीक है, क्योंकि कार्डिनल हमेशा नंबर में मेज़र होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड दिखाते तो है हम नंबर में, लेकिन कभी भी ये वो डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम, प्राइस कम होने पे क्वांटिटी ज़्यादा। तो इसीलिए इसको ऑर्डिनल बोला जाएगा, कार्डिनल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि नंबर में नहीं होता। हाँ, हम लोग डिमांड स्केड्यूल और डिमांड टेबल को शो करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सिर्फ दिखाने का तरीका है, लेकिन कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि इतनी प्राइस कम होने पे इतनी क्वांटिटी कम हुई। चलो नेक्स्ट, इसलिए याद रखना है ना, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आया हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नॉर बी। तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है। क्यों? पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेजेंट का सोचना। हम तो फ्यूचर का सोचते हैं ना, कि हम तो अजम्पशन लगाते हैं ना कि इतने प्राइस पे इतनी डिमांड होगी, इतने प्राइस पे इतनी डिमांड होगी, दैट इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ प्रिंसिपल रिलेटिंग टू, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आता है, बोथ ए एंड बी या नाइदर। तो ये माइक्रो में आता है क्योंकि ये पूरे इंडिया के लेवल पे नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे होता है या पर्टिकुलर मार्केट लेवल पे होता है। और मार्केट इज़ नॉट ए कवर्ड इंडिया, मार्केट इज़ पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी जगह अगर एग्रीगेट डिमांड पूछ ले आप लोगों से तो वो मैक्रो है। Next, the term ceteris paribus in the law of demand denotes, ceteris paribus को क्या बोला जाता है? All factor remain constant, ऑल फैक्टर एक्सेप्ट वन रिमेन कांस्टेंट। देखो दोनों ही बहुत ही करीब ऑप्शन है, लेकिन कौन सा करेक्ट है वो देखेंगे। ऑल फैक्टर बीइंग वेरिएबल या एनी ऑफ दी अबव। तो ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट वन रिमेन्स कांस्टेंट या ऑल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे आंसर आएगा ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आप बोलोगे ठीक है कि है ना, डिमांड में तो प्राइस को छोड़ के बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता है। तो भाई प्राइस को छोड़ के कांस्टेंट होता है वो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। मैंने आपसे कब बोला कि मैं लॉ ऑफ डिमांड पूछ रही हूँ? मैंने तो पूछा है सेट्रस पेरिबस, और सेट्रस पेरिबस का मतलब तो यही होता है ऑल कांस्टेंट फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। Which of these is the variable factor in the law of demand? Consumer income level, economic condition, क्वांटिटी या फिर प्राइस। तो इसमें वेरी क्या करता है? इसमें वेरी करता है प्राइस। इसमें जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो प्राइस होगा। प्राइस के पीछे क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस के चेंज आने पे ही तो क्वांटिटी चेंज होती है। तो इसीलिए वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे प्राइस को माना गया, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हो और अच्छे भी लगे हो, क्योंकि मैंने हर लाइन से क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है। आप लोगों को मेरा CS वर्ल्ड का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहिए, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करो, दिवाली भी अच्छे से सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो भी साल में एक बार ही आती है। चलो बाय, थैंक यू।